वो जिल्लात, अनरोमांटिक, खड़ूस हिटलर है। मैं उसका कत्ल करके बेवा हो जाऊंगी, पर उसके साथ रुखसती नहीं करवाऊंगी। बीजान, आप देख लीजिएगा, मैं जहर खा लूंगी मगर इस बदतमीज इंसान की शक्ल नहीं देखूंगी। अनाया ने किचन में ही बीजान के सामने खड़े होकर गुस्से से पैर पटकते हुए ऐलान किया। उसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और हाथ में मौजूद बेलन वो किसी तलवार की तरह लहरा रही थी। बीजान ने खौफजदा होकर उसे आंखें निकालकर खामोश करवाना चाहा। इनका इशारा अनाया के ऐन पीछे खड़े इस तवील कामत शख्स की तरफ था, जिसके चेहरे पर इस वक्त होलनाक सख्ती थी। मगर अनाया की चलती जुबान को तब ब्रेक लगी जब इससे अपने उकब से एक भारी और बर्फानी मर्दाना आवाज सुनाई थी। बीजान, रुखसती की जरूरत नहीं, बस आप लोग वलीमे की तैयारी करें। रुखसती और निकाह तो आज रात ही पक्का हो जाएगा। आरिश ने निहायत स्पाट मगर गजबनाक लहजे में कहा तो अनाया के हाथ से बेलन छूटकर जमीन पर गिरा। इसने पलट कर देखा तो सामने आरिश अपने बाजों को सीने पर बांधे इसे दहकती नजरों से घूर रहा था। इससे पहले कि अनाया कोई सफाई देती या वहां से भागने की कोशिश करती, आरिश ने एक पल की ताखीर किए बगैर झुककर इस चटांग भर की लड़की को कंधे पर लाद लिया जैसे वो कोई सामान हो। आरिश, छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? बीजान, देखें इसे, मैं जान दे दूंगी। अनाया ने दीवानावार इसकी पीठ पर मुक्के मारने और हाथ पांव मारकर उतरने की कोशिश शुरू कर दी, मगर आरिश के लोहे जैसे वजूद पर कोई असर ना हुआ। वो इसे उठाए सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां पहुंचते ही इसने अनाया को बेड पर पटका और बिजली किसी तेजी से पलटकर कमरे का दरवाजा दोहरा लॉक कर दिया। मुझे जाने दें, लाला, खुदा के लिए पीछे हटें। अनाया, जो थोड़ी देर पहले शेरनी बनी हुई थी, अब आरिश का जुनून देखकर लड़ने लगी थी। इसने बेड पर पीछे हटने की कोशिश की, मगर आरिश ने गुस्से में अपनी शर्ट के बटन तोड़ते हुए इसे उतारकर फर्श पर फेंक दिया। इसकी आंखों में इस वक्त ऐसा जाहो जलाल था कि अनाया का सांस हलक में अटक गया। आरिश ने एक झटके से लैंप ऑफ करके पूरे रूम में अंधेरा कर दिया। अब सिर्फ खिड़की से आने वाली चांद की मध्यम रोशनी इनके दरमियान हायल थी। पहले तुम्हें अपने बच्चों की मां तो बना लूं, फिर मार लेना। अभी तुम्हें इस जिल्लात की वो सजा भुगतनी है जिसका तुमने खुद मुतालबा किया है। आरिश ने इसे दोनों शानों से दबोचकर अपने हिसार में लिया और अनाया के एहतजाज को अपने लबों की शिद्दत से कुचल दिया। इसके लम्स में गुस्सा और बरसों की तरफ एक साथ शामिल थी, जिसने अनाया को मुकम्मल तौर पर साकित कर दिया। आरिश की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अनाया को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। वो इसे अपने वजूद में भींच लेना चाहता था ताकि इसे एहसास दिला सके कि वो जिस शख्स को अनरोमांटिक कह रही थी, वो जब अपनी चाहत पर आए तो तमाम हदें पार कर सकता है। तुमने कहा था ना कि तुम बेवा होना चाहती हो, तो सुनो अनाया आरिश, आज की रात तुम्हारे इस गरूर को मेरी मोहब्बत के सामने झुकना होगा। आरिश की आवाज में कैसी थरथराहट थी जिसने अनाया के पूरे बदन में सुनसनी दौड़ा दी। वो जिसे खड़ूस समझती थी, इसे आज आरिश के हर लम्स में एक तपती हुई आग महसूस हो रही थी जो इसे राख करने पर तुली हुई थी। अनाया ने मज़ाहमत करनी चाहिए। इसके हाथ आरिश के चौड़े सीने पर जमे हुए थे, मगर आरिश ने इसकी दोनों कलाइयां जकड़ कर इसे बेड के साथ लगा दिया और इसके कान के करीब निहायत गहरे और लर्जा खेज लहजे में ऐसी बात कही कि अनाया का चेहरा शर्म और शिद्दत से दहकने लगा। रात का सन्नाटा इनकी तेज होती सांसों से भर चुका था। आरिश ने इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर न होने दिया। वो अपनी हर बेरुखी और अनाया की हर बदतमीजी का हिसाब आज की इस अंधेरी रात में बेहद रोमानवी मगर वहशियाना अंदाज में ले रहा था। यहाँ तक कि अनाया की तमाम तर चीखों पुकार और जिद दम तोड़ गई और वो आरिश के इस जुनूनी हिसार में खुद को महफूज पाते हुए इसकी चाहत के समंदर में डूबती चली गई। रात की स्याही अब अपने जोबन पर थी और कमरे में फैला हुआ हब्स आरिश के जुनून की गवाही दे रहा था। अनाया की सिसकें अब दम तोड़ चुकी थी। इसका वजूद आरिश की मजबूत बाहों के हिसार में बेबस था। वो जो खुद को बहुत बहादुर समझती थी, आरिश के इस तपते हुए लम्स ने इसके सारे कसबल निकाल दिए थे। आरिश ने इसकी पेशानी पर बिखरी भीगी लट को बड़े मान से पीछे किया
और इसके गाल पर अपनी तपती सांसें छोड़ी। कहाँ गया वो सारा गुरूर? कहाँ गई वो जुबान जो अभी बीजान के सामने कैंची की तरह चल रही थी? बोलो अनाया, अब क्यों खामोश हो? आरिश का लहजा पहले जैसा कड़वा नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब सी फातिहाना नरमी आ गई थी, जिसने अनाया के दिल की धड़कनों को मजीद बेतरतीब कर दिया। अनाया ने अपनी लड़ती पलकें उठाकर अंधेरे में आरिश के चेहरे का अक्स देखना चाहा, मगर इसकी आंखों में अभी भी आंसुओं की नमी थी। इसने दबी आवाज में एहतजाज करना चाहा, आरिश आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मगर इसके लहजे में वो पहली वाली काट नहीं थी, सिर्फ एक मासूम सा शिकवा था। आरिश ने एक दिलकश मगर गहरी मुस्कुराहट के साथ इसके लबों के करीब सरगोशे की। नफरत और मोहब्बत में एक बहुत बारीक लकीर होती है जाने मन, और तुम वो लकीर आज पार कर चुकी हो। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसने अनाया की गिरफ्त को मजबूत सख्त किया और इसे खुद में भींच लिया, जैसे वो इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लेना चाहता हो। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी, मगर कमरे के अंदर का मौसम बाहर की खनकी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आरिश ने इसके माथे पर तादेर अपने लब रखे और फिर इसे सोफे की तरफ ले गया, जहां मध्यम रोशनी में इसका सरापा किसी परी जैसा लग रहा था। तुम्हें लगता था कि मैं अनरोमांटिक हूँ, तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ हुक्म चलाना जानता हूँ। आरिश ने इसकी ठोड़ी थाम कर इसे अपनी नजरों के हिसार में लिया। नूर, मैं जितना सख्त तुम्हारे लिए दुनिया के सामने हूँ, इससे कई ज्यादा नरम तुम्हारे लिए इस बंद कमरे में हूँ। बस तुमने कभी इस आरिश को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तुम तो बस इसे हिटलर से डरती रही, जो तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अपने गिर्द खड़ा कर रखा है। अनाया ने पहली बार आरिश की आंखों में वो तड़प देखी जो शायद बरसों से इसके लिए छुपी हुई थी। इसका गुस्सा अब धीरे धीरे पिघल कर नदामत में बदलने लगा था। इसने धीरे से अपना सर आरिश के चौड़े सीने पर रख दिया, जहां इसके दिल की धड़कन किसी तूफान की तरह तेज थी। आरिश ने इसके सर पर अपना हाथ रखा और इसे खुद में छुपा लिया। आज के बाद ये जुबान कभी मेरे खिलाफ नहीं चलेगी, समझी तुम? वरना खामोश करवाने के तरीके मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। आरिश ने शरारत से कहा तो अनाया ने शर्म से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। इसे एहसास हो गया था कि ये जल्लाद अब इसकी जिंदगी का वो सुकून बन चुका है जिसके बगैर वो एक पल भी नहीं रह पाएगी। अगली सुबह की रोशनी जब खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो अनाया की आंख खुली। इससे अपने गिर्द आरिश के मजबूत बाजों का हिसार महसूस हुआ तो रात के तमाम मनासर एक फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने घूम गए। इसका चेहरा एक बार फिर शर्म से गुलाबी हो गया। इसने धीरे से आरिश का हाथ हटाने की कोशिश की, मगर आरिश ने नींद में ही इसे मजीद खुद से करीब कर लिया। इतनी जल्दी भी क्या है बेगम, अभी तो हिसाब किताब बाकी है। आरिश की भारी और नींद में डूबी आवाज इसके कान के पास गूंजी तो अनाया का दिल उछल कर हलक में आ गया। आरिश छोड़ें, बीजान बाहर इंतजार कर रही होंगी, सब क्या सोचेंगे? इसने बामुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा। आरिश ने आंखें खोली और एक गहरी नजर इसके सरापे पर डाली। इसकी आंखों में अब वो रात वाला गुस्सा नहीं बल्कि एक खास किस्म की चमक और अपनाइयत थी। बीजान को पता है कि इनका हिटलर बेटा अपनी इज्जत का कितना पक्का है। आरिश ने मुस्कुराते हुए इसके गाल को छुआ और बेड से उतरकर अपनी शर्ट उठाई। अनाया जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। इसे लग रहा था कि अगर वो एक पल भी मजीद वहां रुकी तो आरिश की नजरें इसे पिघला देंगी। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। बीजान ने इसे देखते ही एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ देखा, जबकि हुरैन आरिश की बहन ने शरारत से इसका पांव मेज के नीचे दबाया। आज तो हमारी भाभी के चेहरे की रंगत ही बदली हुई है, क्यों भाभी जान? हुरैन ने आरिश को देखते हुए जुमला कसा, जो अभी अभी कुर्सी संभाल रहा था। आरिश ने निहायत सुकून से चाय का कप उठाया और अनाया की तरफ देखकर बोला, कभी कभी कुछ लोगों को ठीक करने के लिए सख्त इकदामात करने पड़ते हैं। अब देखो कितनी खामोश और तमीजदार हो गई हो। अनाया ने अपना सर झुका लिया, मगर इसके लबों पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी। इसे अब इस जल्लाद की सख्ती में भी एक अनोखा प्यार नजर आने लगा था। अनाया का शरारती जहन अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। इससे अब आरिश के इस हिटलर वाले रोब से डर नहीं लगता था, बल्कि इसे छेड़ने में एक खास किस्म का सुकून मिलने लगा था।
नाश्ते के बाद जब आरिश अपने कमरे में तैयार हो रहा था, अनाया दबे कदमों अंदर आई और इसे आईने के सामने टाई बांधते देखा। इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और सोफे पर पड़े आरिश के मोबाइल को खामोशी से उठाया। आरिश, आपको नहीं लगता कि आपका ये वॉलपेपर बहुत पुराना और बोरिंग है? अनाया ने इसके फोन का लॉक, जो उसे उस रात मालूम हो चुका था, खोलते हुए कहा। आरिश ने आईने में इसका अक्स देखा और एक अब्रू उचकाई। मेरा फोन रखो अनाया, मुझे देर हो रही है और मेरा काम डिस्टर्ब मत करो। अनाया ने इसकी बात अनसुनी की और जल्दी से अपनी एक निहायत प्यारी और थोड़ी सी मुंह बनाती हुई ली और इसे आरिश के होम स्क्रीन और लॉक पाउट फेस तस्वीर स्क्रीन दोनों पर सेट कर दिया। अब जब भी आप किसी मीटिंग में फोन निकालेंगे, आपको मेरी याद आएगी। इसने फोन बेड पर फेंका और खिलखिला कर हंसती हुई कमरे से बाहर भाग गई। आरिश ने फोन उठाया और अपनी स्क्रीन पर अनाया का वो शौक चेहरा देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, मगर फौरन ही खुद पर काबू पाकर संजीदा हो गया। ये लड़की अब हद से गुजर रही है। इसे लग रहा है कि मैंने इसे बहुत ढील दे दी है। दोपहर के वक्त जब आरिश अपने ऑफिस में एक बहुत अहम और संजीदा गैर मुल्की क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, इसका फोन मेज पर रखा था। अचानक फोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे, जिनकी नोटिफिकेशन आवाज पूरे खामोश कमरे में गूंजी। क्लाइंट की नजर फोन पर पड़ी, जहां अनाया की तस्वीर चमक रही थी। आरिश ने जल्दी से फोन उठाया, मगर मैसेज देखकर इसके माथे पर पसीना आ गया। हिटलर साहब, ऑफिस से वापसी पर मेरे लिए वो वाली चॉकलेट लाइएगा जो आपने पिछली बार मना की थी, वरना मैं बीजान को बता दूंगी कि आप रात को सोते हुए मेरा हाथ पकड़कर सोते हैं। नीचे एक शरारती इमोजी भी था। आरिश ने दांत पीसे इसकी गर्दन गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख हो रही थी, क्योंकि मीटिंग रूम में मौजूद इसके असिस्टेंट ने भी वो तस्वीर देख ली थी। आई एम सॉरी, फैमिली इमरजेंसी है, इसने मुख्तसर कहा और मीटिंग खत्म होते ही अनाया का नंबर डायल किया। अनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफिस में डिस्टर्ब करने की? तुम्हें पता है मैं कितना मसरूफ था? आरिश की आवाज में वही पुराना गर्जदार लहजा था, मगर अनाया दूसरी तरफ बिल्कुल पुरसकून थी। ओहो लाला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे आपने तस्वीर तो देखी होगी, कैसी लगी? अनाया की हंसी ने आरिश के गुस्से की लहर को एकदम कमजोर कर दिया। वो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया और अपनी पेशानी मसली। तुम कल वाली रात भूल गई हो शायद। मुझे लगता है दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि जब मैं अपनी आई पर आता हूं तो तुम्हारी ये सारी शरारतें कैसे खत्म होती हैं। अनाया का सांस एक पल के लिए रुका। इसे रात की वो शिद्दत याद आई जो इसके गालों पर लाली दौड़ गई। आप बस चॉकलेट ले आइएगा, अल्लाह हाफिज। इसने जल्दी से फोन काट दिया, जबकि आरिश के लबों पर एक फातिहाना और गहरी मुस्कुराहट थी। इसे अंदाजा था कि इसने अपनी इस छोटी सी बेगम को कहां और कैसे खामोश करवाना है। शाम के साए गहरे होते आसमान पर काली घटाएं छा गईं और देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आरिश जब घर पहुंचा तो इसका मूड अनाया की दोपहर वाली शरारत की वजह से काफी अजीब सा था। वो इसे डांटने का इरादा करके आया था, मगर जैसे वो पोर्च में दाखिल हुआ, इसे ऊपर छत से किसी के खिलखिलाने की आवाजें आईं। आरिश ने सर उठाकर देखा तो अनाया सफेद रंग के लॉन के सूट में मलबूस, दुपट्टा कमर से बांधे, बारिश में बुरी तरह भीग रही थी और हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर समेट रही थी। आरिश के सीने में एकदम तपिश सी उठी। वो गुस्से से सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। अनाया, ये क्या पागलपन है? नीचे चलो अभी के अभी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आरिश की गरजदार आवाज सुनकर अनाया एकदम पलटी। इसके भीगे हुए चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और गीला लिबास इसके वजूद से चिपक कर इसकी मासूमियत और क़यामत खेजी को अया कर रहा था। अनाया ने शरारत से अपनी आंखें सुकेरी। नहीं आऊंगी, आप तो हैं ही मिस्टर खड़ूस, आपको क्या पता बारिश का मजा क्या होता है। इसने एक छलांग लगाई और आरिश के करीब आकर इसने अपने दोनों हाथों से पानी उछाल दिया। आरिश, जो क्लिफ लगे सूट में मलबूस था, एक लम्हे के लिए साकित रह गया जब पानी की बौछार इसके चेहरे और कीमती शर्ट पर पड़ी। इसकी आंखों में एकदम खतरनाक चमक उभरी। इसने एक कदम आगे बढ़ाकर अनाया की कलाई को इतनी सख्ती से जकड़ा कि वो उछलकर इसके सीने से जा लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भिगो कर बच जाओगी? आरिश का लहजा धीमा मगर हद दर्जा रोमानवी और गहरा हो चुका था।
इसकी सांसें अनाया के भीगे हुए गालों को छू रही थी। अनाया का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़पी। आरिश छोड़ें, कोई देख लेगा। मगर आरिश ने इसकी दूसरी कलाई भी जकड़ ली और इसे दीवार के साथ लगा दिया। देखने दो सबको कि ये हिटलर अपनी इस सरकश बीवी को कैसे लगाम डालता है। आरिश ने अपना भीगा हुआ चेहरा इसकी गर्दन के करीब झुकाया तो अनाया के पूरे बदन में एक झिरझिरी सी दौड़ गई। बारिश की तेजी अब इन दोनों के दरमियान हायल हर पर्दे को घिरा रही थी। आरिश ने इसकी कान की लू को अपने लबों से छुआ। तुमने दोपहर में कहा था ना कि मैं अनरोमांटिक हूँ। हाँ बताओ, इस बारिश में तुम्हारे इस भीगे हुए वजूद के साथ मैं तुम्हें कितना रोमांटिक लग रहा हूँ। अनाया की आंखें बेख्तियार बंद हो गईं। आरिश के लम्स की तपिश बारिश के ठंडे पानी पर भारी पड़ रही थी। इसने महसूस किया कि आरिश के हाथ अब इसकी कमर के गिर्द हमायल हो चुके हैं और वो इसे मजीद खुद में भींच रहा है। आरिश प्लीज। अनाया के लबों से सिर्फ इतना ही निकल सका। इसकी मज़ाहमत अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी थी और वो आरिश की बाहों में एक पिघलती हुई मोम की तरह रह गई थी। आरिश ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। आज के बाद ये मत कहना कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता। तुम मेरी वो कमजोरी बन चुकी हो अनाया, जिसका फायदा कोई नहीं उठा सकता, हत्ता कि तुम खुद भी नहीं। इससे पहले कि अनाया कुछ कहती, आरिश ने निहायत शिद्दत और प्यास से इसके लबों का हिसार कर लिया। आसमान से गिरती बारिश अब इनकी सवालिहाना मिलाप की गवाह थी। जहां एक मगरूर और सख्त गिर मर्द एक छोटी सी लड़की की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर हार चुका था, मगर ये हार किसी भी जीत से ज्यादा हसीन थी। शदीद बारिश और इस जज्बाती कुर्बत का असर ये हुआ कि आधी रात के करीब अनाया का वजूद तपते हुए तंदूर की तरह दहकने लगा। आरिश जो बराबर में गहरी नींद सो रहा था, अनाया की दबी दबी सिसकियों और कपकपाहट से हड़बड़ाकर जाग उठा। इसने हाथ बढ़ाकर अनाया के माथे को छुआ तो इसकी तपिश महसूस करके आरिश के हाथ पांव फूल गए। या अल्लाह, अनाया तुम तो आग की तरह जल रही हो। आरिश ने फौरन बेड साइड लैंप ऑन किया तो देखा अनाया का चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और वो नीम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। आरिश ने एक पल जाया किए बगैर किचन की तरफ दौड़ लगाई और पट्टियां करने के लिए ठंडा पानी और कपड़ा ले आया। वो जो दुनिया के लिए पत्थर दिल हिटलर था, इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह परेशान अपनी बीवी के सराने बैठा इसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा था। आरिश, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे छोड़ें। अनाया ने बुखार की लर्जिश में आरिश का हाथ थामना चाहा तो आरिश ने इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर मसले ताकि इसे गरमाइश मिल सके। कुछ नहीं होता जाने मन, मैं यही हूं, तुम्हारा ये जिल्लात कहीं नहीं जा रहा। आरिश ने निहायत नरमी से इसके माथे पर बोसा दिया और फिर से पट्टियां बदलने लगा। पूरी रात आरिश एक पल के लिए भी नहीं सोया। वो मुसलसल अनाया की तीमारदारी करता रहा। कभी इसे दवाई पिलाता तो कभी इसे अपने सीने से लगाकर इसकी कपकपाहट कम करने की कोशिश करता। सुबह के करीब जब बुखार कुछ कम हुआ तो अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इसने देखा कि आरिश वहीं फर्श पर बेड के साथ सर टेके बैठा है और इसका हाथ अभी भी अनाया के हाथ में जकड़ा हुआ है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा भी नहीं था कि इस शख्स जो इस रात भर सोने नहीं देता था, वो इसकी एक तकलीफ पर खुद की नींदें हराम कर देगा। इसने धीरे से हाथ हिलाया तो आरिश फौरन चुकन्ना होकर सीधा बैठ गया। इसकी आंखें नींद की कमी से सुर्ख हो रही थी। अब कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आरिश ने इसके माथे पर हाथ रखकर हरारत चेक की तो इसे सुकून का सांस लेते देखकर अनाया मुस्कुरा दी। आप सारी रात जागते रहे? अनाया की आवाज भरा गई थी। आरिश ने इसे सहारा देकर बैठाया और एक गहरी नजर इसके चेहरे पर डाली। तुम्हारी जुबान बंद करवाने के लिए तुम्हें ठीक करना जरूरी है ना, वरना मैं किससे लड़ूंगा? आरिश ने माहौल को हल्का करने के लिए शरारत से कहा, मगर इसकी नजरों में मौजूद फिक्र अनाया से छुपी ना रह सकी। अनाया ने एकदम आरिश के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। आई एम सॉरी आरिश, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आरिश पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, मगर फिर इसने अनाया को अपनी बाहों में भरकर खुद से लगा लिया। खबरदार, जो दोबारा इस तरह बारिश में भीगी, अब से तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर होगी, समझी मेरी हिटलर बेगम? आरिश ने इसके कान खींचे तो अनाया खिलखिलाकर हंस दी। बुखार की कमजोरी के बावजूद इसके चेहरे पर एक अनोखा इत्मीनान था। इस वक्त ही बीजान कमरे में दाखिल हुई और इन दोनों को इस तरह एक दूसरे में मगन देखकर इनके चेहरे पर
सुकून की लहर दौड़ गई। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि मेरे घर में रौनक आई है। आरिश पुत्र, अब बस बहुत हो गया। मैंने सोचा है कि अगले हफ्ते तुम दोनों का बाकायदा वलीमा किया जाए ताकि सबको पता चले कि मेरी बहू इस घर की मलका है। बीजान के इस अचानक ऐलान पर अनाया का रंग फक हो गया और आरिश ने एक फातिहाना नजर अपनी बेगम पर डाली, जो अब फिर से नखरे दिखाने की तैयारी कर रही थी। वलीमे की तैयारियों का गलगला पूरे घर में बरपा था, मगर अनाया के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वलीमे की शॉपिंग थी, क्योंकि आरिश ने साफ कह दिया था कि वो अकेली बीजान के साथ नहीं जाएगी, बल्कि वो खुद इसे लेकर जाएगा। शहर के सबसे महंगे डिजाइनर स्टूडियो में कदम रखते अनाया की आंखें वहां की चकाचौंध देखकर खुली की खुली रह गईं, मगर आरिश का वही पुराना रोब बरकरार था। इसने एक नजर तमाम मलबूसात पर डाली और फिर सेल्स गर्ल को इशारा किया कि वो बेहतरीन जोड़े दिखाए। अनाया को एक हल्के गुलाबी रंग का लिबास पसंद आया जिस पर बारीक काम था, मगर आरिश की नजर एक गहरे सुर्ख और सुनहरी काम वाले शाहाना जोड़े पर ठहर गई थी, जो रवायती होने के साथ साथ बेहद पुरवकार था। ये ट्राई करो, आरिश ने मुख्तसर हुक्म दिया। अनाया ने मुंह बनाया। आरिश, ये बहुत भारी है, मैं इसे पहनकर चल भी नहीं पाऊंगी। मुझे वो पिंक वाला पसंद है। आरिश ने एक कदम इसके करीब बढ़ाया और इसके कान में सरगोशी की। जिस दिन तुम मेरी दुल्हन बनकर सबके सामने आओगी, मैं चाहता हूं कि दुनिया की नजरें तुम पर ठहर जाएं। अब जाओ और ये पहनकर दिखाओ, वरना मैं खुद तुम्हें पहनाने के लिए ट्रायल रूम में आ जाऊंगा। अनाया ने गुस्से से इसे घूरा और जोड़ा उठाकर अंदर भाग गई। कुछ देर बाद वो ट्रायल रूम से बाहर निकली तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो इस सुर्ख जोड़े में किसी खौफनाक शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इसके गोरे रंग पर वो गहरा रंग कयामत ढा रहा था। आरिश, जो सोफे पर बैठा एक फाइल देख रहा था, इसकी नजर जैसे अनाया पर पड़ी, इसके हाथ से फाइल छूट गई। वो उठाकर धीरे धीरे इसके करीब आया। इसकी नजरों की शिद्दत अनाया को अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। वो जो हमेशा इसे तंग करती थी, आज खुद इसकी नजरों के सामने बेबस हो रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद एक अमीर सादा, जो अपनी मंगेतर साथ लाया था, अनाया को बुरी तरह घूरने लगा और अपनी मंगेतर से ऊंची आवाज में बोला, काश तुम भी इतनी खूबसूरत होती। हत्ता कि लड़की, इसके शौहर की किस्मत तो वाकई लाजवाब है। आरिश के कानों में जुमला पड़ते इसके चेहरे का रंग बदला और इसके अंदर का हिटलर बेदार हो गया। इसने एक झटके से अनाया को पीछे किया और इस शख्स के सामने जा खड़ा हुआ। इसका कदावर वजूद इसके लिए दीवार बन गया था। अपनी जुबान और नजरें दोनों संभाल कर रखो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे सिखा दूंगा कि दूसरों की इज्जत की तरफ कैसे देखा जाता है। आरिश की आवाज की गरज इतनी हौलनाक थी कि वो शख्स फौरन सहम गया और माजरत करके वहां से निकलने में ही आफियत जानी। आरिश ने मुड़कर अनाया को देखा, जो अब खौफजदा सी से देख रही थी। आरिश ने इसका हाथ मजबूती से थामा और काउंटर की तरफ बढ़ा। ये जोड़ा फाइनल है, इसे पैक कर दें और खबरदार अगर किसी ने इसे दोबारा डिस्प्ले पर रखा। गाड़ी में वापसी पर अनाया खामोश थी। आरिश ने इसे छेड़ा, क्या हुआ, अब क्यों चुप हो? अभी तो शॉपिंग बाकी है। अनाया ने धीरे से कहा, क्यों है? आरिश, आप इतने पॉजेसिव क्यों हैं? एक तरफ रोकी गाड़ी और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो नाया, और जो चीज मेरी हो इस पर किसी दूसरे का साया भी मुझे गवारा नहीं। चाहे वो नजर हो या लफ्ज, मैं तुम्हारे लिए वाकई वो जल्लाद बन सकता हूँ जिससे दुनिया डरती है। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि आरिश की ये सख्ती दरअसल इसके लिए ढाल थी। इसने मुस्कुराते हुए अपना सर इसके शाने पर रख दिया और आरिश ने इसका माथा चूमकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। वलीमे की वो पुरशिकवा शाम आ चुकी थी जिसका पूरे खानदान को इंतजार था। हॉल की रोशनियों और महकते हुए फूलों के दरमियान अनाया जब अरम का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ी तो सबकी नजरें वहीं थम गई। सुर्ख जोड़े में मलबूस भारी जेवरात और शर्मो हया से झुकी पलकों के साथ वो वाकई किसी परिस्तान की शहजादी लग रही थी, जबकि आरिश स्याह रंग के 3 पीस सूट में अपनी पूरी वजाहत के साथ इसके पहलू में खड़ा इसे मजीद मोतबर बना रहा था। तकरीब के दौरान जब अनाया की सहेलियां से छेड़ने के लिए स्टेज पर आईं, तो अरहम ने निहायत खामोशी से इन सबको अपने रोबदार लहजे से खामोश करवा दिया, जिस पर अनाया ने दिली दिल में सोचा कि ये शख्स कभी नहीं बदल सकता। तकरीब के इख्तिताम पर जब वो दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो अनाया थकन से चूर होकर सोफे पर ढेर हो गई। इसके पांव भारी सैंडल्स की वजह से दुख रहे थे।
ارحم نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ اس کی نظریں عنایہ کے تھکے ہوئے مگر حسین چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت تھک گئی ہو؟ ارحم کی دھیمی آواز کمرے کے اس سکون میں گونجی۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور معصومیت سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ زیورات اور جوڑا اتنا بھاری ہے کہ مجھ سے اب ایک قدم بھی نہیں لیا جا رہا۔ ارحم خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عنایہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہر کا سب سے مغرور اور سخت گیر شخص اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ ارحم نے نہایت نرمی سے اس کے پیروں سے سینڈلز اتارے اور اس کے دکھتے ہوئے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ ارحم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ عنایہ نے گھبرا کر اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا مگر ارحم کی گرفت مضبوط تھی۔ کمرے کے اندر میں تمہارا شوہر ہوں عنایہ، کوئی ہٹلر یا جلاد نہیں، اور اپنی بیوی کی تھکن اتارنا میرا حق ہے۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو عنایہ کا دل ایک بار پھر اس کی محبت کے زیر اثر آ گیا۔ ارحم نے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اس عنایہ کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا ولیمے کا تحفہ ہے، اس کی قیمت پر مت جانا، اس کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھنا۔ عنایہ نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک نہایت نفیس اور قدیم طرز کی سونے کی پازیب تھی جس پر چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے تھے۔ یہ تو بالکل ویسی ہے جیسے میں نے بچپن میں بی جان سے مانگی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ عنایہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ ارحم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہ پازیب اس کے پاؤں میں پہنائی۔ بی جان سے تمہارے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات میں نے پہلے ہی پوچھ لی تھی، میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ پازیب کی چھن چھن نے کمرے کے ماحول کو مزید سحرانگیز بنا دیا۔ ارحم نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ عنایہ، لوگ مجھے جلاد کہتے ہیں، کھڑوس کہتے ہیں، شاید میں ہوں بھی، مگر تمہارے لیے میرے پاس صرف محبت اور تحفظ ہے۔ کیا تم اس ہٹلر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ارحم کے دل کی دھڑکن صرف اس کا نام لے رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ دوزخ میں بھی جانے کو تیار ہوں ارحم، بشرط کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ اس نے سرگوشی کی تو ارحم نے ایسے باہوں میں بڑھ کر خود میں بھینچ لیا۔ رات کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں اور یہ ان کی نئی زندگی کا وہ خوبصورت آغاز تھا جہاں اب کوئی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ ارحم اور عنایہ کی زندگی کا سفر اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں محبت تو تھی مگر ارحم کی ضرورت زیادہ حفاظت عنایہ کے لیے ایک سنہری قید بنتی جا رہی تھی۔ ولیمے کے چند روز بعد ہی عنایہ نے اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے کا ذکر چھیڑا مگر ارحم نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی۔ تمہیں باہر جا کر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں عنایہ، جو چاہیے گھر بیٹھے ملے گا۔ اس کے لہجے کی وہی پرانی کاٹ دیکھ کر عنایہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اب مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے ارحم پاشا، میں کوئی قیدی نہیں ہوں۔ عنایہ نے غصے سے پیر پٹکا اور کمرے سے باہر نکل گئی مگر اس سے کیا خبر تھی کہ باہر اس کے لیے ایک ہولناک طوفان منتظر تھا۔ ارحم کے کاروباری حریف شہمیر نے ارحم کو نیچا دکھانے کے لیے عنایہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ جیسے عنایہ غصے کی حالت میں گھر کے پچھلے لان کی طرف بڑھی جہاں سیکیورٹی تھوڑی کم تھی، دو نقاب پوشوں نے اسے دبوچ لیا۔ عنایہ کی چیخ اس کے حلق میں دم توڑ گئی کیونکہ اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ دیا گیا تھا۔ جب ارحم کو عنایہ کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو وہ ایک دم دیوانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے ملازمین تھر تھر کانپ رہے تھے کیونکہ ارحم کا جلاد روب اب اپنے عروج پر تھا۔ اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس شہر کو قبرستان بنا دوں گا۔ ارحم نے اپنی پستول نکالی اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کام شہمیر کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف شہمیر کے ایک پرانے گودام میں عنایہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو کرسی سے بندھا پایا۔ سامنے شہمیر ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ تو یہ ارحم پاشا کی وہ کمزوری جس سے وہ اپنی جان چھڑکتا ہے۔ شہمیر نے عنایہ کی ٹھوڑی کو چھونے کی کوشش کی تو عنایہ نے نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے شہمیر، تم نہیں جانتے کہ تم نے کس کی غیرت کو للکارا ہے۔ شہمیر نے زوردار کہکا لگایا، وہ یہاں پہنچ ہی نہیں پائے گا، یہاں قدم قدم پر میرے شکاری بیٹھے ہیں۔ ابھی شہمیر کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ گودام کا آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اڑ گیا اور دھوئیں کے بادلوں سے ارحم پاشا ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ ارحم کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بغیر کسی انتباہ کے فائرنگ شروع کر دی۔
شہمیر کے آدمی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ شہمیر نے گھبرا کر عنایہ کی کنپٹی پر پستول رکھ دی۔ رک جاؤ ارحم، ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ ارحم ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے سینے کی دھڑکن عنایہ کے لیے بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنا توازن برقرار رکھا۔ شہمیر، تم نے آج وہ حد پار کی ہے جس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ارحم نے نہایت سرد اور لرزہ خیز لہجے میں کہا، اور پلک جھپکنے میں اپنی پستول کا رخ شہمیر کے ہاتھ کی طرف لے کر گولی چلا دی۔ شہمیر کی چیخ نکلی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارحم نے دوڑ کر شہمیر کو بالوں سے جکڑا اور اسے زمین پر پٹک کر اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ وہ اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ اسے موت کا مزہ چکھا رہا تھا۔ میری عورت کی طرف دیکھنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ارحم کا ہر مکہ شہمیر کی ہڈیوں کو توڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارحم نے ہانپتے ہوئے عنایہ کی طرف دیکھا اور جلدی سے اس کی رسیاں کھولیں۔ عنایہ جیسے ہی آزاد ہوئی وہ ارحم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ارحم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر بار بار بوسے دیے۔ اس کا غصہ اب عنایہ کی غربت سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں جانے من، اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ ارحم نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور گودام سے باہر لایا، جہاں پولیس اور سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گھر واپسی پر ارحم نے عنایہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ خود اسے کھانا کھلا رہا تھا اور خود ہی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ارحم میں واقعی ڈر گئی تھی، عنایہ نے دبی آواز میں کہا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ چوما اور نہایت سنجیدگی سے بولا، عنایہ تم میری وہ روح ہو جس کے بغیر میں صرف ایک لاش ہوں۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں سخت ہوں، میں سخت اس لیے ہوں تاکہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ آج کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی میرے محافظ تمہارے سائے کی طرح ساتھ ہوں گے، اور ہاں تمہاری پڑھائی کے لیے میں نے گھر پر ہی بہترین استاذہ کا انتظام کر دیا ہے۔ تم باہر نہیں جاؤ گی کیونکہ میں تمہیں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ عنایہ نے دیکھا کہ ارحم کی آنکھوں میں ابھی بھی اس واقعے کا خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس سے اب ارحم کی اس قید سے شکایت نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس قید کی بنیاد صرف اور صرف بے پناہ محبت اور تحفظ ہے۔ عنایہ کے اس خوفناک حادثے نے ارحم کے اندر کے جلاد کو مکمل طور پر بیدار کر دیا تھا۔ وہ بنائے کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ شہمیر تو پولیس کی تحویل میں تھا، مگر ارحم کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عنایہ کو اپنی حفاظت میں خود وہ سب سکھائے گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ اگلی صبح ارحم عنایہ کو لے کر حویلی کے پچھلے حصے میں بنی شوٹنگ رینج پر آیا۔ عنایہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب ارحم نے ایک چمکتی ہوئی چھوٹی پستول میز پر رکھی۔ ارحم یہ سب کیا ہے؟ عنایہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارحم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد اپنی مضبوط باہیں پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ تمہاری حفاظت کے لیے عنایہ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ارحم کا لہجہ سپاٹ مگر سنجیدہ تھا۔ اس نے عنایہ کے نرم ہاتھوں کو پستول پر جمایا۔ عنایہ کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ ارحم نے اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ گھبراؤ مت، نشانہ سامنے ہے، بس اپنی نظریں سچ پر جماؤ اور ٹریگر دبا دو۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی ٹھیک نشانے کے قریب لگی۔ عنایہ کی چیخ نکل گئی اور وہ ارحم کے سینے سے جا لگی۔ ارحم نے اسے تھام لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شاباش، تم تو بہت ہمت والی ہو۔ ابھی وہ اس ایکشن بھرے لمحے میں مگن تھے کہ اچانک عنایہ کو چکر آیا اور اس کا سر گھومنے لگا۔ ارحم نے گھبرا کر اسے سنبھالا۔ عنایہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عنایہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ارحم اسے گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر کو فوری طلب کیا گیا۔ ارحم کمرے کے باہر دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو ارحم صاحب، پاشا خاندان کا وارث آنے والا ہے۔ ارحم جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ شخص جو گولیوں کی بوچھاڑ میں نہیں ڈرتا تھا، آج خوشی کے جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں عنایہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارحم نے خاموشی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ عنایہ، تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا۔ اس کی آواز جذبات سے رنت گئی تھی۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، مگر یہ خوشی ارحم کے لیے ایک نئی ذمہ داری اور جنون لے کر آئی تھی۔
अब से तुम बेड से नीचे कदम नहीं रखोगी और ना ही ये शूटिंग वगैरह होगी। अरहम ने फौरन अपना हुक्म जारी किया। अनाया ने आंखें मटकाई। ओहो लाला, अभी तो आप मुझे बहादुर बना रहे थे और अब फिर से वही पुराना खड़ूस हिटलर बन गए। अरहम ने इसकी ठोड़ी थाम कर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। पहले तुम अकेली थी, अब तुम्हारे अंदर मेरी एक और जिंदगी पल रही है। इसकी हिफाजत के लिए अगर मुझे पूरी दुनिया से लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ूंगा। अनाया ने मुस्कुराकर अपना सर इसके सीने पर रख दिया। इसे पता था कि अब अरहम की मोहब्बत और हिफाजत पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगी और ये कैद अब इसे कायनात की सबसे खूबसूरत जगह लगने लगी थी। अरहम की जिंदगी का महवर अब मुकम्मल तौर पर अनाया की जात और इनके आने वाले मेहमान के गिर्द घूम रहा था। वो शख्स जो कभी अपने ऑफिस के कामों और मीटिंग्स के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं देता था, अब ऑफिस की अहम तरीन फाइलें छोड़कर किचन में बीजान के साथ खड़ा अनाया के लिए खास किस्म का नाश्ता खुद तैयार कर रहा था। बीजान हैरत से अपने बेटे को देख रही थी, जो निहायत नफासत से फलों को काट रहा था। अरहम पुत्र, तू जाकर आराम कर, ये काम मैं कर लूंगी, बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरहम ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। नहीं बीजान, डॉक्टर ने कहा कि इस खुराक का खास ख्याल रखना है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कसर बाकी रहे। अरहम जब नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो अनाया भी गहरी नींद सो रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और मासूमियत थी जो अरहम के दिल को पिघलाने के लिए काफी थी। अरहम ने ट्रे बेड साइड टेबल पर रखी और धीरे से अनाया के बालों में उंगलियां फेरने लगा। अनाया उठो जाने मन, नाश्ते का वक्त हो गया है। इसकी आवाज इतनी मदम और रेशमी थी कि अनाया ने मदहोशी में मुस्कुराकर आंखें खोल दी। अरहम, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अनाया ने उठकर बैठते हुए पूछा। अरहम ने इसके पीछे तकिया दुरुस्त किया और ट्रे इसके सामने रखी। आज से मेरा ऑफिस यही है, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जा रहा। नाश्ते के दौरान अरहम ने खुद अपने हाथों से अनाया को निवाले खिलाए। अनाया की शरारतें अब भी खत्म नहीं हुई। अरहम, अगर आप ऐसे मुझे लाड उठाते रहे तो मैं बहुत जिद्दी हो जाऊंगी, इसे शरारत से कहा। अरहम ने इसकी ठोड़ी थाम कर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। तुम जिद्दी अच्छी लगती हो और तुम्हारे हर लाड को पूरा करना मेरा पहला और आखिरी मकसद है। इस दौरान अरहम के फोन पर एक कॉल आई और इसके चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए और वही पुराना हिटलर रूप वापस आ गया। इसने फौरन कान से फोन लगाया। क्या शेमीर का साथी अभी तक शहर में है? इसे उठाओ और मेरे तहखाने में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। अनाया का दिल धक से रह गया। अरहम प्लीज, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें सुकून से जीने दे। इसने अरहम का हाथ थाम लिया। अरहम ने इसके हाथ पर बोसा दिया और निहायत संजीदगी से बोला, अनाया, सुकून तभी मिलता है जब कांटों को जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। तुम बीजान के पास जाओ, मैं बस अभी आया। अरहम जब तहखाने में पहुंचा तो वहां शेमीर का खास कारिंदा सुहेब कुर्सी से बंधा हुआ था। अरहम ने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ फेंकी और आस्तीन चढ़ा ली। इसकी आंखों में वहशियाना चमक थी। तुमने सोचा था कि तुम मेरे खानदान की खुशियों में जहर घोलोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अरहम ने सुहेब का गिरबान जकड़ कर इसे जोरदार मुक्का मारा। ये तुम्हारी इस हिम्मत की सजा है जो तुमने अनाया की तरफ देखकर दिखाई। कई घंटों की सख्त बासपुरस और अपनी मखसूस इबरतनाक सजा देने के बाद जब अरहम वापस कमरे में आया तो वो थका हुआ था, मगर इसके चेहरे पर फातिहाना सुकून था। अनाया ने इसे देखते भांप लिया कि वो फिर से जल्लाद बनकर आया था। इसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खामोशी से तौलिया लेकर इसके पास आई और इसके चेहरे पर लगी खून की एक बूंद को साफ किया। अब सब खत्म हो गया अरहम? इससे धीमी आवाज में पूछा। अरहम ने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इसकी धड़कनें अब भी तेज थी। हाँ नाया, अब कोई दुश्मन बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ तुम, मैं और हमारा आने वाला कल है। रात के इस पर अरहम ने अनाया को अपनी बाहों में भरकर इसे वो तमाम ख्वाब सुनाए जो इसने अपने आने वाले बच्चे के लिए देख रखे थे। ये अरहम पाशा की वो जिंदगी थी जिसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया था, जहां एक सख्त गिर मर्द एक नाजुक सी लड़की के सामने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुका था। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते 9 महीनों का तवील सफर अपनी मंजिल के करीब आ पहुंचा। अरहम पाशा, जो कभी 1 मिनट जाया करना गुनाह समझता था, अब अपना सारा वक्त अनाया के इर्द गिर्द गुजारता। हवेली का कोना कोना अब अरहम की हदायत पर नरम कालीनों और फूलों से सजा हुआ था, लेकिन अनाया को कहीं ठोकर न लग जाए। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमानी बिजली की कड़क
से लर्जा था। अचानक अनाया की तबीयत बिगड़ी। अरहम जो बराबर में ही नीम व आंखों से इसे देख रहा था एकदम हड़बड़ा कर उठा। बहुत दर्द हो रहा है। अनाया ने इसका हाथ मजबूती से जकड़ा। इसका माथा पसीने से शराबूर था। अरहम के हाथ पांव फूल गए। वो शख्स जो बड़े बड़े दुश्मनों के सामने नहीं लड़ता था, आज अपनी बीवी की तकलीफ देखकर कांप रहा था। इसने बगैर कोई लम्हा जाया किए अनाया को कंबल में लपेटा और गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में अरहम की हालत दीदनी थी। बीजान और हुरैन भी वहां पहुंच चुकी थी, मगर अरहम किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो लेबर रूम के बाहर दीवानावार चक्कर लगा रहा था। हर थोड़ी देर बाद डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता। अरहम पुत्र, हौसला रख, अल्लाह सब ठीक करेगा। बीजान ने इसे दिलासा देना चाहा, मगर अरहम ने दीवार पर मुक्का मारा। बीजान, इसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? काश ये दर्द मुझे मिल जाता। मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता। इसके लहजे में वो बेबसी थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाले महसूस कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद जब अंदर से एक नन्ही सी जान की रोने की आवाज आई तो अरहम के कदम वहीं जम गए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मुबारक अरहम साहब, अल्लाह ने आपको चांद जैसी बेटी दी है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। अरहम जैसे सजदे में गिर गया। वो धीरे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ जहां अनाया नीम बेहोशी की हालत में लेटी थी और इसके पहलू में सफेद मखमली कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी गुड़िया पड़ी थी। अरहम ने लरजते हाथों से अपनी बेटी को उठाया। वो इतनी छोटी और नाजुक थी कि अरहम को डर लग रहा था कि कहीं इसके सख्त हाथों से इसे चोट न लग जाए। इसने झुककर बेटी के माथे पर प्यार किया और फिर अनाया के सरहाने बैठ गया। अनाया ने धीरे से आंखें खोली और अरहम को अपनी बेटी को सीने से लगाए देखा तो इसकी सारी तकलीफ धुल गई। अरहम, देखें, बिल्कुल आप जैसी है ना? अनाया ने कमजोर आवाज में कहा। अरहम की आंखों से एक आंसू टपक कर इसकी बेटी के गाल पर गिरा। नहीं अनाया, ये तुम्हारी तरह मासूम और खूबसूरत है और मैं वादा करता हूँ कि इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। घर वापसी पर अरहम का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो शख्स जो कहता था कि इसे बच्चों के रोने से चिढ़ है, अब रातों को जाकर अपनी बेटी अनाया सानी को गोद में लेकर टहलता रहता ताकि अनाया अपनी नींद पूरी कर सके। एक रात जब अनाया की आंख खुली तो उसने देखा कि अरहम बेटी को कंधे से लगाए से लॉरी सुना रहा था। वही खड़ूस हिटलर अब दुनिया का सबसे नरम दिल बाप बन चुका था। अनाया ने पीछे से जाकर अरहम के बाजू में अपना हाथ डाला। आप तो कहते थे कि आपको अनरोमांटिक रहना पसंद है, अब ये क्या हो रहा है? अरहम ने मुस्कुराकर अपनी दोनों जिंदगियों को अपनी बाहों के हसार में लिया। अनाया, तुमने इस जिलाद को इंसान बना दिया है। अब मेरी जिंदगी की सल्तनत में से 2 ही मलकाएं हैं, एक तुम और एक ही हमारी बेटी। रात की खामोशी में इनकी हंसी और बेटी की मासूम किलकारियां इस बात का सबूत थी कि मोहब्बत हर सख्त दिल को मोम कर सकती है और अरहम पाशा का गरूर अब इनके कदमों की धूल बन चुका था। वक्त की रफ्तार का पता ही नहीं चला और अरहम पाशा की हवेली, जो कभी सिर्फ खामोशी और रोबो दबदबे का मस्कन थी, अब मासूम कहकों और नन्हे कदमों की चाप से महक रही थी। अरहम पाशा, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े सोरमा कांप रहे थे, अब इन 2 साला बेटी आयत के सामने घुटनों के बल झुका इसे घोड़ा बनकर कमरे की सैर करवा रहा था। अनाया दरवाजे पर खड़ी यह मंजर देख रही थी और इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने इस जलाद को वाकई एक मोम का पुतला बना दिया था। बस करे अरहम, आपने इसे बहुत बिगाड़ दिया, अब ये किसी की बात नहीं सुनती। अनाया ने मसनूई गुस्से से कहा तो अरहम ने आयत को गोद में उठाया और अनाया के करीब आकर खड़ा हो गया। ये पाशा खानदान की शहजादी अनाया, इस पर हुक्म नहीं, सिर्फ मोहब्बत चलती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अरहम ने शरारत से कहा तो अनाया ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। आज इनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी और अरहम ने हवेली के इस बाग को, जहां वो पहली बार लड़े थे, हजारों शमों और सफेद गुलाबों से सजाया था। रात के इस पहर चांद की मध्यम रोशनी में अरहम ने अनाया का हाथ थामा और इसे बाग के बीचों बीच बने खूबसूरत डिनर सेट की तरफ ले गया। अनाया, इन 5 सालों में तुमने मुझे सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि मुझे जीना सिखाया। अरहम ने निहायत संजीदगी और मोहब्बत से अनाया की आंखों में झांकते हुए कहा। इसने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और अनाया की उंगली में पहनाते हुए सरगोशी की। लोग कहते थे कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूं, मगर तुमने इस पत्थर को तराश कर इसमें मोहब्बत का चश्मा जारी कर दिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। इसने अपना सर अरहम के चौड़े सीने पर रख दिया जहां इसे सिर्फ सुकून और अपनायत महसूस होती थी। अरहम, क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि मैं आपका कत्ल करके बेवा हो जाऊंगी? अनाया ने पुरानी याद ताज़ा की तो अरहम ने बुलंद आवाज में कहका लगाया,
اس کی ہنسی باغ کی فضا میں گھل گئی. ہاں اور دیکھو آج وہی جلاد تمہارے ایک ایک نخرے پر اپنی جان وارنے کو تیار کھڑا ہے. ارہم نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا. اسی لمحے آیت بھاگتی ہوئی آئی اور ان دونوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. ارہم نے جھک کر اسے بھی گود میں لیا اور اب وہ تینوں ایک مکمل اور خوشحال تصویر کا حصہ تھے. آسمان پر ستاروں کی بارات گواہ تھی کہ ارہم پاشا کی وہ کڑی دھوپ اب عنایہ کی محبت کی بدولت ایک ٹھنڈی چھاؤں میں بدل چکی تھی. نفرت کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی زندگی کے افق پر صرف محبت، اعتبار اور ابدی خوشیوں کا سورج چمک رہا تھا. یہ ارہم اور عنایہ کی کہانی کا وہ اختتام تھا جہاں ہٹلر ہار گیا تھا اور محبت جیت گئی تھی.